Hi everybody, I hope you are really doing well. Today we are going to cover the second part of the Self and Sovereignty by Aisha Jalal. As you guys know कि हम लोग कवर कर रहे हैं पूरी बुक को, नहीं सिर्फ 10th वाले चैप्टर एपिलॉग को। उसका एपिलॉग का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड वाला पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मुस्लिम एल्स इन द पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया। बाकी सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले वो वीडियोस देखिएगा, इसके बाद सेकंड वाले पार्ट पे आइएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू समराइज दैट। तो सबसे पहले जो है वो टाइटल को देखते हैं, क्योंकि टाइटल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द मुस्लिम एल्स इन द पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया। मुसलमानों को अदर समझा जाता था, द एल्स समझा जाता था कब? जब गोरे हमें छोड़कर चले गए, जब गोरों से बरतानिया से हमें आज़ादी मिल गई ना बरसगीर में, उसके बाद हिंदुस्तानियों ने किस तरह मुसलमानों को हॉन्ट किया, क्यों मुसलमानों को ये ज़रूरत पेश आई कि उन लोगों ने अपने लिए लैदा मुल्क का जो था वो इंतखाब किया, क्यों ये ख्वाब देखा गया। तो जैसे टाइटल ही शो करे, द मुस्लिम एल्स इन द पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी बरसगीर को कहा गया है, और पोस्ट कॉलोनियल में हाइफन आया हुआ है, यानी क्रोनोलॉजिकली जो है वो टाइम पीरियड दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म के बाद का। ठीक है, मुसलमानों को जब बरतानिया चला गया उसके बाद इंडिया में क्या हैसियत हासिल थी, आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर क्या क्या जो थी अजियतें उन्होंने फेस करनी पड़ी थी, उन्हें इंडिया में रहकर इंडियन लोगों से ही आज हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो बरतानिया ने की ज़्यादतियाँ, उसके बाद जब बरतानिया चला गया जो हिंदू और मुसलमान पहले इकट्ठे थे, ठीक है, अब वो इकट्ठे नहीं थे, अब उनमें अदरनेस पाई जाती थी। मुसलमानों को एल्स कह दिया गया था, मुसलमानों को कोई और ही महलूक बना दिया गया था। तो बस यही पढ़ने जा रहे हैं, और आयशा जलाल ने इसी का बड़ा ही खूबसूरत टाइटल बना के बताया, द मुस्लिम एल्स इन द पोस्ट कॉलोनियल साउथ एशिया। साउथ एशिया में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद मुसलमानों को एल्स समझा जाता था, यानी बरतानिया के बाद इंडिया ने अपना जो था वो रंग बदला, और उसके बाद मुसलमानों को द अदर समझा जाने लगा, द एल्स समझा जाने लगा। तो सिंपल वर्ड्स में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के दौर के बाद जनूबी एशिया में मुसलमानों की क्या हालत थी, हम लोग वो देखने लगे हैं। अभी तक इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे ही थे, उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी। साथ साथ आप लोगों को ये भी रिमाइंड करा दूं कि हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि क्या 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिल गई तो क्या वाकई मुसलमानों को आज़ादी मिली, क्या जो विमेन थी उनको वाकई आज़ादी थी, उनको राइट था या नहीं था, उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई, हम लोगों ने वो पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि कभी भी जो बिखरी हुई कौम होती है, जो कास्ट में बट जाती है, वो कभी भी एक यूनाइटेड नेशन नहीं बन सकती। जो ख्वाब इलामा इकबाल ने, जो कायद आज़म ने देखा था, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, बल्कि हम तो अपने लहदा तबके बनाकर बैठ गए हैं। कोई अपर क्लास में बैठ गया, कोई लोअर क्लास बन गया, कोई मिडिल क्लास बन गया। ठीक है, कोई डिफरेंट जो है हम लोग कास्ट में बदल गए हैं, तबकों में बदल गए हैं। बेसिकली सच बोलूँ तो बट गए हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और दिल से भी हम लोग बट चुके हैं। तो बस इसमें यही पढ़ेंगे कि बरतानिया के जाने के बाद जब मुसलमानों और हिंदुस्तान इकट्ठे थे तो तब मुसलमानों को द एल्स अदर किसने बनाया, क्यों मुसलमानों ने जो था अपने अलग वतन का इंतखाब किया, क्या क्या अजियतें उन्होंने फेस की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो टॉपिक स्टार्ट होता है, हाली शिकवा हिंद had come to want Indians Muslim with a vengeance under suspicion in India and unwelcome in Pakistan. Their lot has been an unavoidable distortions of the historical evidence in both states have inculcated among the educated few and animosity towards the country for whose creation they are held responsible. तो आयशा जलाल स्टार्ट करती है हाली के शिकवा हिंद से। हालांकि ये बुक पहले ही आ चुकी थी, ठीक है, जब बरतानिया गई तो बरतानिया के बाद जो हमें हिंदुस्तान मिला तो तब हाली ने ये लिखी थी, और हाली ने कहा था कि ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है जिस हिंदुस्तान में हम रहते थे। ये हिंदुस्तान से हमें शिकवे हैं, हमें गिले हैं, हमें कंप्लेंट्स हैं कि इसने मुसलमानों को द एल्स बना दिया है, हमारी उर्दू की शिनाख्त को ये ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी जो है ये मज़हब को ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो जब शिकवा हिंद आई, ये नज़म आई, तो इंडियन मुसलमानों के लिए जो था ना ये एक इंतकाम जो था ना, ये इंतकाम का जज्बा लेकर आई थी। ठीक है, ये बताने आई थी कि हाँ तुम लोग कुछ कर सकते हो। अब इंडिया में जो था इसको शको शबात की निगाह से देखा जाता था, किनको? मुसलमानों को। इन्हें टेररिस्ट कहा जाता था एंड अनवेलकम इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी इन्हें कोई वेलकम नहीं किया जाता था। हालांकि तब पाकिस्तान तो बना नहीं था,
लेकिन क्योंकि ये कह रहे थे हमें पाकिस्तान दिया जाए, क्योंकि तब लोग ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसी ज़मीन चाहिए जो पाक हो, जहाँ पे हमारी अपनी ज़ुबान हो, जहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत की जाए, जहाँ पे अज़ानें हो, जहाँ पे हम लोग इस्लाम के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी बसर कर दें। तो तब लोग इन्हें पाक पाक कह के चिढ़ाते थे। लोग जो थे इन्हें कहते थे अच्छा ये लोग पाक हैं, इन्हें पाकिस्तान चाहिए। तो यानी इनके नज़रिए को भी अनवेलकम किया जाता था। इनको ये शक था कि कहीं ये इंडिया पे कब्ज़ा ही ना कर लें, कहीं इस्लाम फैल ही ना जाए, क्योंकि इस्लाम तब बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। तो इन लोगों ने इस्लाम का फ़ोबिया फैलाना शुरू कर दिया। ये जितने भी सारे जो हिस्टोरिकल एविडेंस थे बहुत स्टेट्स के, यानी पाकिस्तान के भी, इंडिया में भी, इन लोगों में जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि पहले पढ़े लिखे लोगों की तो बात माना करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने मुताबिक गलत इंटरप्रिटेशन करके हिस्ट्री की। तो इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जो थी वो दुश्मनी पैदा कर दी अपने ही लोगों के अंदर। यानी जो कंट्री इन्होंने बरतानिया से ले ली थी, जिस मुल्क को इन लोगों ने बरतानिया से बचा लिया था, जिसमें ये रहते थे, उसी के खिलाफ हो गए थे। उसी में ये एक दूसरे का दुश्मन बना रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा तब के दौर में पढ़े लिखे लोगों का काम था। तरीक इन सारी तबाहियों की गवाह है, और इतने गवाह हैं इनके पास कि वो कैलकुलेट किए नहीं जा सकते। तो बस इसकी वजह से क्या हुआ, मिडिल क्लास इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान जो थे उनके दरमियान जो प्यार था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो गया। और ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को पता है द नोशन ऑफ द अदर दैट permeates so much of the post-colonial criticism is only uneducated in capturing whose vexed nature of the relationship among Muslims of South Asia who become citizens of rival nations states। यानी ये जो अदरनेस का कॉन्सेप्ट था, इन लोगों को गैर गैर कह के बुलाया जाने लगा, एल्स कह के बुलाया जाने लगा अपने ही मुल्क में। तो इस चीज़ ने पोस्ट कलोनियल के दौर में इनको इतना क्रिटिसिज्म, मतलब इनको फेस करना पड़ा कि इन लोगों की जो रिलेशनशिप था ना मुसलमानों का साउथ एशिया में, इन लोगों को ऐसे लगने लगा कि जैसे ये लोग अपने दुश्मनों के मुल्क में रह रहे हैं, ये इनका कोई मुल्क नहीं है। मज़ीद आयशा जलाल ये कहती हैं कि ये लड़ाई जो थी वो सेमनेस की वजह से, डिफरेंस की वजह से, कास्ट के डिफरेंस की वजह से नहीं थी, किसी और चीज़ की वजह से नहीं थी, बल्कि ये थ्योरी ऑफ एल्स की वजह से थी। ये जो बात थी ना, आगे बताया द कंडीशन ऑफ एल्सनेस एज ऑल गाइज नोज, कि हमें हमेशा ये चीज़ बताई गई है कि जो एल्स होते हैं, अदर्स होते हैं, इसका मतलब होता है किसी दूसरे की बात की जा रही है, ठीक है, जो आपकी फैमिली में नहीं होता, जो आपसे मुंसलिक होता है, यानी आप जैसा नहीं होता, लाइक वाइज नहीं होता, सही है, सेम नहीं होता आप जैसा, उसको अदर कहते हैं ना। तो बस इसी थ्योरी ने जो थी वो पहचान करवाई थी मुसलमानों को, लेकिन इसके उन्हें ना नुकसानात भी बहुत उठाने पड़े थे। आयशा जलाल कहती हैं कि अदरनेस का हमें बार बार ये बात बताया गया कि अदरनेस का मतलब क्या होता है, दैट समथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, वो सेपरेट होता है हमारी सेल्फ से। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो था ना, ये जो लड़ाई थी, ये जो जंग हुई, ये थ्योरी ऑफ अदरनेस की वजह से हुई थी। वो आइडिया, वो नोशन जो हिंदुस्तानियों ने मुसलमानों को दिया था, पैराडॉक्स इस्तेमाल किया करते थे कि अच्छा ये पाक हैं, ये अपना मुल्क ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, उनको छेड़ा करते थे। उनका इस्लाम फोबिया जो था उनके खिलाफ फैलाया जाता था, उनके लैंग्वेज को हॉन्ट किया जाता था, मजाक किया जाता था, ठीक है, उन्हें जो था डिग्रेड किया जाता था, उनके मज़हब को कुछ समझा नहीं जाता था। तो तब मुसलमानों ने ये सोचा कि अगर ये लोग हमें एल्स या अदर समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हमारे दुश्मनों की स्टेट हुई, राइवल स्टेट हुई, ठीक है। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ बगावत करना स्टार्ट कर दी। फिर बगावत तो बड़ी देर बाद स्टार्ट हुई, लेकिन ये था कि इन चीज़ों ने मुसलमानों को तोड़ बहुत दिया था, ठीक है। उनकी जो बैकबोन थी, जो उनकी लैंग्वेज थी, उनका रिलीजन था, वो बहुत वीक हो गया था। क्योंकि अगर आप मुसलमान थे तो आपको जॉब नहीं मिल रही थी, अगर आप उर्दू बोलते थे तो आपको डिग्रेड किया जाता था। लेकिन फिर भी आयशा जलाल कहती हैं सिटीज़न ऑफ राइवल, दुश्मनों के सिटीज़न शहरी होने के बावजूद, इफ़ नॉट एनिमी स्टेट, कि ये एनिमी स्टेट नहीं थी, इंडियन एंड मुस्लिम्स हैव इन अ सेंस बिन लिविंग इन द स्टेट ऑफ एल्सनेस बीइंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एल्स येट मेंटली नॉट अपार्ट फ्रॉम इट, कि वो कभी भी एक दूसरे को बेशक एल्स कहें, अदर्स कहें, एक दूसरे के लिए हो जाए, फिजिकली तौर पर वो अलहदा हो सकते हैं, पर मेंटली तौर पर उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, वो एक है। और हिंदुस्तान ऐसे कर क्यों रहे थे, क्योंकि वो बरतानिया के साथ मिल गए थे, बरतानिया ने उन्हें अपनी साइड पे किया था, और इसकी वजह से मौके का फ़ायदा उठाया। और हिंदुस्तानियों को ये लगा कि क्योंकि इस्लाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, बहुत ही जल्दी से फैल रहा है, और मुसलमान कहीं हम पर जो है वो हुकूमत फिर से ना स्टार्ट कर दे, वो सल्तनत उस्मानिया उन्हें याद आ गई, मुगलिया दौर उन्हें याद आ गया। बस वो हमें गवर्न करना चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे, कमांड से अपनी चलाना चाहते थे, हमें अपना पपेट बनाना चाहते थे। तब मुसलमानों ने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा काम भी हुआ।
बांग्लादेशियों को उनको भी अदर समझा जाता था, उनको भी एक अलग कौम समझा जाता था, जिसकी बिना पर उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया, इतना सख्त प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने एक अपना अलग मुल्क ले लिया, बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई, जिसकी वजह से हमारे मुसलमानों को एक और हौसला हुआ कि हाँ, हमें भी हमारा मुल्क मिलना चाहिए। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो 19th सेंचुरी में यानी 20th के मिड में मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में बगावत करना स्टार्ट कर दी अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिटी बनाने के लिए, यानी आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी ज़ुबान को एक शिनाख्त मिलनी चाहिए, इसका नाम होना चाहिए और ये मुसलमानों के लिए ज़िल्लत का बायस नहीं बल्कि फ़ख्र का बायस होना चाहिए। और अपनी ज़ुबान को शिनाख्त देते देते वो बस इन्हीं चक्करों में फंस तो वो गए, लेकिन इस आइडिया ने उनको ये भी आइडिया दिया कि क्यों ना हम अपने लिए एक अलग मुल्क का तसव्वुर करें, क्यों ना एक ऐसा मुल्क लें जिसमें सिर्फ ज़ुबान ही हमारी नहीं होगी बल्कि कल्चर भी हमारा होगा, जिसमें हमें सिर्फ 10 या 20% आज़ादी नहीं मिलेगी बल्कि सारी ही आज़ादी हमें दी जाएगी और हम अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी कौम के मुताबिक जितने भी लोग होंगे जो हम लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं यानी तमाम मुसलमान, उन सबको आज़ादी हासिल होगी। लेकिन हिंदुस्तान ये कहाँ पूरा होना चाहते थे, हिंदुस्तानी ने तो ये चीज़ें जो थी वो डिक्लाइन कर दी थी, उन्होंने कहा था कि हमें मंजूर नहीं है, लेकिन बरतानिया ने जैसे तैसे जो थी उन्होंने इस चीज़ की हामी भर दी और हाँ कर दी, उर्दू को पहचान मिलना स्टार्ट हुई। और इसके साथ साथ बंगालियों को भी यही मसला था, उनकी लैंग्वेज, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे जो ये सब कुछ फेस कर रहे थे बल्कि बंगालियों ने भी बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज को बचाने की पूरी कोशिश की और इतनी भरपूर मजम्मत की कि उन्होंने अपना एक अलग वतन ले लिया। अब 21 फरवरी 1992 में कुछ तलबा ने ज़ुबान की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन बरतानिया ने उन तलबा को पुलिस से गोली मरवा कर मार दिया ताकि आगे से कोई भी जो इंसान है वो अपनी ज़ुबान लेकर अपनी ज़ुबान के तजात के लिए जो है वो हुकूमत से कुछ मनवा ना ले। हालांकि तब बरतानिया का दौर तो चला गया था लेकिन इम्पीरियलिज़म अभी भी था, उसने अभी भी हिंदुस्तानियों को पपेट बनाया हुआ था, अपने उसके जो पपेट थे वो यहाँ पर अभी भी मौजूद थे, कॉलोनाइजर्स मौजूद थे। और इसके बाद पाकिस्तान को जो था यानी मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, मुसलमानों ने जद्दोजहद की, अपनी आज़ादी के खिलाफ आवाज़ उठाई और 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। यहाँ पर सबसे बड़ी जो ताकत थी, जो आइडिया था, जो नोशन था, वो मुसलमानों के लिए क्या थी सबसे बड़ी चीज़, वो बंगालीस थे, बांग्लादेशी थे, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम पावर बन के अपने लिए स्टेप लिया और एक सुपर पावर बन गए, जिसके लिए शमशूर रहमान जो है वो पोइट्री लिखते हैं पाकिस्तान के लिए भी बांग्लादेशियों के लिए भी, और वो कहते हैं फ्रीडम, यू आर टैगोर्स एजलेस पोइट्री, हिज इमॉर्टल सॉन्ग। ये उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए लिखी थी और वो कहते हैं कि तुम टैगोर की एजलेस पोइट्री हो, ठीक है, तुम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, उसके लाफानी तुम गाने हो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, यानी उसकी आज़ादी को कहा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कहा यू आर अ काजी नजरूल, तुम तो एक काजी नजरूल की तरह हो, वाइल्ड हियर सेज, एक बूढ़ा जंगली बालों वाला, ट्रम्बलिंग विद द थ्रिल ऑफ क्रिएशन, और तुमसे कुछ भी नहीं होता, तुम सिर्फ कांपते रहते हो कि क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी, और तुमसे कुछ भी नहीं होता। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान जब मिल जाता है तो भी हमारे पाकिस्तानियों में मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटीज़ नहीं मिलती। इतने सालों की मेहनत के बाद जब पाकिस्तान मिला तो हम लोग कास्ट में बट गए, फ़र्क़े पैदा हो गए लोगों में, शहरों में, गलियों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो थी वो आबादी थी। और जब फिर भी हमें अच्छे पॉलिटिक्स नहीं मिले, ठीक है, तो तब इस पाकिस्तानी कौम को किसके हवाले कर दिया, आर्मी के हवाले कर दिया। और आर्मी में सबसे पहले हमारे पास कौन आते हैं, जनरल ज़ियाउल हक़ आते हैं। अब हम जनरल ज़ियाउल हक़ का जो है एक जो नावल है वो कवर कर चुके हैं, एक पीस ऑफ वर्क जो है वो कवर कर चुके हैं। आप लोगों को पता है केस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मैंगोज़, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि कितना एक्सट्रीम बंदा था ये, ठीक है, इसने बहुत एक्सट्रीमिज़म फैलाई, इस्लाम को बहुत फैलाया, लेकिन इसके साथ साथ लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग भी थे, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम थे उनके लिए भी ये बहुत ही बुरा बंदा साबित हुआ था। आम जो कॉमन लोग थे ना उनके लिए भी ये अच्छा नहीं था, इनफैक्ट ये अपनी बीवी के लिए भी अच्छा नहीं था। बट इस बुक में आयशा जलाल ने एक पोइट, पंजाबी पोइट हैं, उनका रेफरेंस डाला है जो कि ये सारे हालातों को देखकर पाकिस्तानियों से क्या कहते हैं, कहते हैं इन वेन यू आर लुकिंग फॉर योर आइडेंटिटी इन द इम्पीरियल कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, why do you ask deserts to provide you the shadow of people? You cannot find your own perfumes in others' garden.
इतनी बड़ी बेकार सी चीज़ है कि आप लोग अपनी आइडेंटिटी ढूँढ रहे हैं दिल्ली के जो है वो इंपीरियल कोर्ट्स में। यानी जो जनरल ज़िया हैं, वो किसका पपेट है? वो इंपीरियलाइज़ हो चुका है। वो किसका पपेट है? वो ब्रिटानिया का पपेट है, ठीक है? ब्रिटानिया जो कहेगी वो वही करेंगे। तो तुम लोग क्यों सहरा को कह रहे हो कि हम पे जो है छाँव करो? तुम लोग अपने परफ्यूम, अपनी खुशबू किसी और के गार्डन में ढूँढ नहीं सकते। इसके बाद मज़ीद जनरल ज़िया-उल हक के बारे में बताया गया कि ठीक है, उसने एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा फैला दिया, लेकिन लोग क्योंकि उससे तंग थे, वो सिर्फ़ माशरती तौर पर यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं लाना चाहता था, बल्कि वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है, कमांड हासिल करना चाहता था। हालाँकि हमने ये मुल्क इसीलिए लिया था ताकि इस तरह के एक्सट्रीम बंदों से हम लोग आज़ाद हो सकें, क्योंकि हिंदू भी तो ऐसे ही थे। ज़िया जो था वो कौम को तो धोखा दे रहा था, लेकिन असल में उसका चेहरा कुछ और था। मज़ीद ये कि जितने भी हमारे एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, उन्होंने लोगों को किस तरह लूटा। लेबर को जो थे वो लूट रहे थे, मुल्क के हालात वैसे ठीक नहीं थे, एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ चुकी थी। और रही सही कसर जो थी वो 1974 में किसने पूरी कर दी? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जब उसने कंट्रोवर्शियल एक बात कही, अहमदीज़ को कहा कि ये वो रिलीजियस मिनॉरिटी है जिसको मज़हबी अक़लियत करार देने के मतनाज़िया फ़ैसले से जो थी ना वो मनसूब थी, मुंसलिक थी उस चीज़ से। बस ये चीज़ ज़िया को पसंद नहीं आया, तो इनकी वजह से भी बहुत से जो थे तफ़रक़े थे, एक्सट्रीमिज़म, कशीदगी जो थी वो बढ़ गई थी। पाकिस्तान में जो फ़िरका वाराना मसला था ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। मज़हब और अक़ीदे में फ़र्क करना लोग स्टार्ट हो गए थे। और सबसे बड़ा यही वो फ़र्क था जिसकी बिना पर बेशक माशरती तौर पे वो सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी थी, वो एक्सट्रीमिज़म अच्छा था या हमारे इंडिविजुअल के लिए अच्छा था, मुस्लिम पाकिस्तान होने के नाते अच्छा था या नहीं था। लेकिन यही वो वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल बंदे को, एक अकेले बंदे को उसकी आज तक शनाख्त नहीं मिली और आज हम लोग हाइब्रिडिटी के जो है शिकार होकर रह गए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इसी बात पे ख़त्म होता है कि आज के जो मुसलमान हैं, जो आज के पाकिस्तान हैं या इंडियन हैं, वो हाइब्रिड हो चुके हैं, ठीक है? हाइब्रिडिटी का शिकार हो चुके हैं दोनों ही। अपने मज़हब से बेशक हम दूर हैं। वी हैव अ लैक ऑफ फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कुरान। बेशक आज के जो नौजवान हैं, उनके जो कलम है वो स्वॉर्ड की तरह पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास हमारे हीरोज़ नहीं हैं। आज सईद अहमद ख़ान हमारे पास नहीं है, आज अमीर अली हमारे पास नहीं है। आज वो लोग जिन्होंने हमारे लिए अपने कलम के साथ लिखा और वो हमारे लिए तलवारें बनी, वो लोग हमारे पास नहीं हैं। आज हम लोग मेंटली तौर पे भी और स्पिरिचुअली तौर पे भी बहुत ज़्यादा ना सिर्फ़ अपने मज़हब से, बल्कि अपने मुल्क से, अपनी रिचुअल से, अपने कल्चर से भी दूर हैं। हाइब्रिड होके रह चुके हैं हम लोग। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। It was quite complicated, but I try my best to make it as much as brief as I can. One more thing, मेरे पास इसकी बुक नहीं थी, so I ordered. उस ऑर्डर के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिन लग गए, तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि आपने वीडियो बनानी क्यों बंद की, so I was just waiting for that book. So I'm really sorry for a bit late. अब बुक मेरे पास है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हुए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं बनाकर तो इसी की बायो या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है? आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोचेस कि पूरे टेक्स्ट को ब्रीफ करके मैंने इसकी समरी में इसको कंक्लूड किया है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी बुक है या नोट्स हैं तो आप एक दफ़ा खुद भी इसको पढ़ लीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।